गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 नए साझा का प्रवेश कर रहे हैं। इसके तहत पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने गुडविल का यानी ख्याति का लेखांकन पूरा पढ़ लिया था। आज हम अपने अगले समायोजन की तरफ चलते हैं कि नए साझा के प्रवेश पर जो अदर समायोजन है, समायोजन नंबर 4, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, ये पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद 5वां भी करेंगे, अवितरित लाभ और हानियों का समायोजन। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण। देखिए बच्चों, जब किसी फर्म में कोई साझेदार नया प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में फर्म में पहले से कुछ संपत्तियां और दायित्व मौजूद होते हैं। बैलेंस शीट बनी हुई होती है इनकी, तो उसमें संपत्तियां और दायित्व मौजूद होते हैं। तो कुछ संपत्तियों का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, कुछ का मूल्य घटता है। इसी प्रकार से कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जिनका मूल्य बढ़ता है और कुछ मूल्य घटता है। जैसे उसमें लायबिलिटीज का जो आयोजन वगैरह सब शामिल है, प्रोविजन वगैरह, तो कुछ बढ़ते हैं और तो कुछ घटते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर जब संपत्तियां बढ़ती है और दायित्व घटते हैं तो लाभ होता है, और जब संपत्तियां घटती है और दायित्व बढ़ते हैं तो हानि होती है। तो ऐसा लाभ या हानि जो है उसके ऊपर सिर्फ पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, क्योंकि उन संपत्तियों को खरीदा किसने, पुरानों ने। तो नए वाले के समय तो वो थी नहीं, नए वाला तो अब आया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पुनर्मूल्यांकन से लाभ होता है या हानि होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, सिर्फ पुराने साझेदार। तो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्व के पुनर्निर्धारण से होने वाले लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ते हैं, पुराने साझेदारों के अंदर बांटे जाते हैं। ठीक है बच्चों, नए साझेदार में उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। तो अब आते हैं कि भाई इन संपत्तियों और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निर्धारण कैसे करना है। तो इसकी सरल डेफिनेशन ये है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसकी डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद ये खाता एक अवास्तविक प्रकृति का होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसकी प्रकृति बताइए, तो ये किस प्रकृति का होगा, अवास्तविक खाते की प्रकृति का होगा, यानी नॉमिनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई संपत्ति पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या लिखना है, जिन संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और जिन दायित्वों का पुनर्निर्धारण हुआ, सिर्फ उनको लिखना है, सबको नहीं लिखना है। बैलेंस शीट वाली जो अतिरिक्त सूचना के अंदर हमें दे रखी होगी, सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को यहाँ लिखना पड़ेगा और दायित्वों को लिखना पड़ेगा जिनका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा कि मैंने बताया, संपत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, लाभ होगा। संपत्ति घटेगी तो क्या होगी, हानि होगी। दायित्व बढ़ेंगे तो हानि होगी, और जब दायित्व घटेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि पैसा कम चुकाना है। जब कम चुकाना होगा तो फायदा होगा, ज़्यादा चुकाना पड़ गया तो हानि होगी, है ना। चलिए, तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये तो कोई पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब जैसा मैंने क्या कहा, संपत्तियां बढ़ेगी तो लाभ होगा, और लाभ हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। तो देखिए क्रेडिट वाली साइड में लिखेंगे बाई सन्ड्री एसेट्स, ये वृद्धि। ठीक है, जिस संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है उसका नाम लिखा जाएगा, वहाँ पे दिया होगा फर्नीचर का मूल्य बढ़ा, या मशीन का मूल्य, या स्टॉक का मूल्य, या देनदारों का मूल्य, है ना। रोकड़ इसमें शामिल नहीं होगी, कैश और बैंक इसमें शामिल नहीं होगा, कभी नहीं आएगा यहाँ पर। बाकी अदर संपत्तियाँ आएगी, कैश बैंक को छोड़। ठीक है बच्चों, तो जो भी स्थायी संपत्तियाँ या चालू संपत्तियाँ कैश बैंक को छोड़कर, तो वो यहाँ आएंगे। डेटर्स, बीआर वगैरह जो भी होगा वो सब यहाँ आएंगे। स्टॉक, है ना, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, ये सारी चीज़ें यहाँ। अब वृद्धि होगी तो लाभ होगा, तो लाभ किधर लिख दिया, क्रेडिट में। ठीक इसी प्रकार से जब संपत्ति का मूल्य घटेगा तो हानि होगी, तो हानि को लिखेंगे डेबिट वाली साइड में, टू सन्ड्री एसेट्स कंपनी।
जितनी कमी होगी उतना अमाउंट लिखा जाएगा। ये वृद्धि और कमी जो है ना, जितना डिफरेंस होगा वो लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे अपन का फर्नीचर है, वो फर्नीचर पुस्तकों में दिया हुआ है 5000, बैलेंस शीट अपन को दे रखी होगी 5000, और फिर उसने कहा कि इसका नया मूल्यांकन जो है वो किया गया 6000। तो इस कंडीशन में ये जो कितना बढ़ा, 1000 रुपये बढ़ा, तो ये 1000 रुपये यहाँ पे लिखे जाएंगे अमाउंट। और अगर ये हो जाता 4500 रुपये का, तो इस कंडीशन के अंदर 500 रुपये क्या हो गए, कम हो गए। ये 500 रुपये लिखे जाएंगे टू वाली साइड में, टू फर्नीचर 500 रुपये। अगर बड़ा है तो बाई फर्नीचर 1000 रुपये। ठीक है बच्चों, नाम लिखा जाएगा, एसेट्स की जगह उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या होगी, हानि होगी, और हानि कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ये देखिए डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज या प्रोविजन, जो भी है ना प्रोविजन आयोजन वगैरह उनको दिया हुआ हो, तो वो आयोजन टू सन्ड्री लाइबिलिटीज प्रोविजन हो गया। और इसी टाइप से ये घटेगी तो लाभ होगा, तो लाभ किधर लिखेंगे, क्रेडिट में बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज या प्रोविजन, जितना डिफरेंस अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी संपत्ति का लेखा होने से रह जाएगा, तो वो बाद में जब वापस वैल्यूएशन भौतिक रूप से सत्यापन वगैरह होता है तब पता चलता है यार अपने पास तो ये भी एसेट्स पड़ी है, या इसका भुगतान करना ये लायबिलिटीज है, अपन भूल गए इस लायबिलिटीज का पेमेंट करना। तो ऐसे को कहते हैं अनरिकॉर्डेड, यानी कि जिनको दर्ज नहीं की गई, पुस्तकों में दर्ज नहीं की गई संपत्तियां और दायित्व, पुस्तकों में दर्ज नहीं की गई संपत्तियां और दायित्व। ठीक है, तो पुस्तकों में दर्ज नहीं की गई संपत्तियां और दायित्व, तो अगर संपत्ति पता चलेगी तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने से क्या होगा, लाभ होगा। वो लाभ है तो अपन क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई। और इसी टाइप से लायबिलिटीज हो गई तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा तो ये किधर आएगी, डेबिट वाली साइड में, क्योंकि हानि हो जाएगी पेमेंट करने से, तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न के अंदर अतिरिक्त सूचना के अंदर, ये बड़े क्वेश्चन होंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। ठीक है, तो प्रश्न के अंदर जितनी भी अतिरिक्त सूचना दे रखी है जिस संपत्ति और दायित्वों के बारे में, सिर्फ वो यहाँ लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद दोनों पक्षों की टोटल कर दी जाएगी। दोनों पक्षों की टोटल में अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो लाभ होगा, और डेबिट ज़्यादा है तो हानि होगी। इस लाभ या हानि को कहते हैं पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अथवा हानि। और इस पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अथवा हानि को किसको बांटना है, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, जो भी होगा जितने पार्टनर होंगे पुराने वाले, ठीक है, ओनली पुराने। तो अगर ये तो है लाभ, ये तो क्या है लाभ, और ये है आपकी हानि। अगर डेबिट ज्यादा हो गई तो हानि है, हानि को यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लाभ है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। वही जैसा कि अपन ने लाभ वाले नियोजन खाता बनाया था, ठीक उसी प्रकार से ये। ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल बाई पार्टनर्स कैपिटल, ये लाभ अथवा हानि बढ़ जाएगी, दोनों तरफ की टोटल कर देंगे, बराबर हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि ये कौन से अनुपात में होगा, पुराने अनुपात में। किस अनुपात में होगा, पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो के अंदर। कौन सा रेशियो काम लेंगे, ओल्ड रेशियो। पुराना, ठीक है, क्लियर। तो ये रिवोल्यूशन खाता है। अब कुछ चीज़ें जो इसमें ध्यान रखने वाली है रिवोल्यूशन खाता बनाते समय, वो कौन कौन सी है, कुछ जनरल वर्ड है, उन जनरल वर्ड को आपको ध्यान रखना है। उसके प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है कि भाई प्रश्न की क्या लैंग्वेज है। देखिए प्रश्न के अंदर जो है, एक होता है से कम से अधिक, एक होता है तक बढ़ाइए, और एक होता है तक घटाइए। एक होता है से बढ़ाइए,
या घटाइए। से कम से अधिक तक बढ़ाइए, तक घटाइए, से बढ़ाइए या घटाइए। ठीक है, अब इन शब्दों को ध्यान रखना आप लोग कि इन शब्दों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। से कम पहले लेते हैं से अधिक। जैसे मान लीजिए प्रश्न के अंदर अपन को जो है स्टॉक दे रखा है 55,000 रुपये। स्टॉक कितना दिया हुआ है? 55,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये ऐसे समझा रहा हूँ कैलकुलेशन कि भाई स्टॉक दिया हुआ है 55,000 रुपये। अब प्रश्न में कह दिया कि जो स्टॉक है ना वो 10% अधिक मूल्यांकित है, 10% अधिक मूल्यांकित है। तो बेटा अधिक का मतलब है कि आपने उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा कर दी, तो ज़्यादा कर दी तो वापस जब उसको सही जगह पर लाएंगे तो इसका मतलब उसमें क्या करनी है? कमी करनी है। वो कह रहा है 10% अधिक मूल्यांकित है, तो ज़्यादा वैल्यूएशन कर दी, उसको वापस सही करेक्ट करना है। तो देखिए करेक्ट कैसे करेंगे कि ये जो 55,000 रुपये है ना, ये जितने परसेंट अधिक कह रहे हैं वो 100 में जोड़ दो और 100 में से घटा दो। अगर कम कह रहा है तो घटा दो, अधिक कह रहा है तो जोड़ दो। तो यहाँ पे ये अधिक कह रहा है ना, तो इसको जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसके अंदर? 100 में, 100%। ठीक है, 100% जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो अधिक है, जोड़ना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 55,000 रुपये है ये 110% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है? 110% की। तो हमें किस पर लाना है? 100% पर। ये अब 110% है, हमें इसको किस पर लाना है? 110। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखें आप लोग कि जो ये 55,000 रुपये दिए हुए हैं ना, उसके बट्टे में जितने पर वो मूल्यांकित है वो लिखो पहले। तो जैसा कि ये अभी किस पर मूल्यांकित है? 10% ज़्यादा पर। तो ज़्यादा का मतलब 100 में 10 जोड़े कितने हो गए? 110। ये 110 हो गए और इसका गुना कर दो जिस पर लाना है। तो लाना अपन को किस पर है? 100% पर। जो सही होता है ना वो 100% होता है। तो यहाँ पे अपन को सही लेकर आना है, तो 3 को कर दो इसको 100 से। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे 0 से 0 गया, 11 बजे 55,500 × 100 करेंगे तो क्या आएगा? 50,000। कितने जाएंगे? 50,000 रुपये। तो ये बच्चों जो है ये कौन सा हो गया? से अधिक। क्या हो गया? से अधिक वर्ग। क्लियर? और जब प्रश्न के अंदर मान लीजिए अब कि स्टॉक की मूल्य अपन को दिया हुआ है 45,000 रुपये। कितने रुपये दिए हुए हैं? 45,000 रुपये। ठीक है, और फिर वो कहता है कि ये जो है ना ये 10% कम पर मूल्यांकित है। 10% कम पर मूल्यांकित है। 10% कम पर मूल्यांकित होने का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये अब 100 में से 10 घटा लो तो कितने हो गए? 90%। तो ये वैल्यू कितनी थी? 90 की। तो इसके बट्टे में कितना लिखोगे? 90 और गुना वापस किससे करोगे? 100 से। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 9 बजे 45, 500 × 100 कोई कितना आएगा? 50,000। तो देखिए ज़्यादा मूल्यांकित था, सही मूल्य कितना हुआ? 50,000। जबकि दिया हुआ लिखा कितना? 55,000। क्या करना है? कम करना है। तो कम करने से संपत्ति बढ़ेगी, तो इसको 2 वाली साइड में लिखेंगे। और ये अगर कम पर मूल्यांकित है तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बढ़ाएंगे तो कितने लिखेंगे? बाई वाली साइड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया से कम और से अधिक। बहुत सिंपल सा है, बस ये ध्यान रखें कि जो मूल्य दिया हुआ है ना, जब प्रतिशत में आ जाए से कम से अधिक मूल्यांकित, तो वहाँ पर बस जो मूल्य दिया हुआ उसके बट्टे में कितना लिखना है ये ध्यान रखें। गुना तो 100 से ही करना है, सही मूल्य लाने के लिए गुना किससे करना है? 100 से। लेकिन बस ये है कि भाई उसका मूल्य बट्टे में कितना लिखना है। जो मूल्य दिया हुआ है उसके बट्टे में कितने लिखना है? 90 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 85 कितने लिख रहे हैं। तो अगर कम कहे तो 100 में से घटा के लिख दो जितने कम कहे, और ज़्यादा कहे तो 100 में जोड़ के लिख दो। ठीक है, ये तो हो गया से कम से अधिक से बढ़ाना। फिर आता तक बढ़ाइए तक घटाइए। तक बढ़ाने और घटाने का मतलब ये होता है कि अपन को वहाँ पे डिफरेंस अमाउंट लेना है।
डिफरेंस अमाउंट का मतलब होता है, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक का मूल्य कितना था 55,000, कितना है 55,000। मैं कहता हूँ कि भाई स्टॉक का मूल्य 65,000 रुपये तक बढ़ाइए, तो वहाँ तक मतलब होता है कि अभी 55 पे ले जाके उसको 65 पे ले जाओ। जैसे आपको कह रहे कि भाई ये कुर्सी यहाँ से यहाँ आपको जो है ये लाइन खींचनी है, यहाँ से यहाँ आपको पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप यही तो चीज़ लोगे, इससे पिछली वाली चीज़ थोड़ी लोगे, है ना। जो दूरी आपने तय कर दी उसके आगे जाओगे, तो यहाँ पर वो कह रहा है 65,000 तक बढ़ाइए या उसका मूल्यांकन 65,000 रुपये पर किया गया, तो इसका मतलब 55 से कहाँ पहुँच गए 65 गए, तो बढ़ गया कितना 10,000 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो तक बढ़ाइए तक घटाइए का मतलब है वो डिफरेंस अमाउंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 65,000 देता है तो 10,000 क्या हो गए बढ़ गए, है ना। 65,000 तक बढ़ाइए या 65,000 पर मूल्यांकन किया गया, तो उसका मतलब यही होता है कि 55 से कहाँ पहुँचना है 65 पे, तो 10,000 रुपये बढ़ेंगे तो वो क्या लिखेंगे बाई वर्स। इसी टाइप से अगर कहते हैं स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 रुपये पर किया गया या स्टॉक का मूल्य 40,000 रुपये तक घटाइए, तो तक घटाने का मतलब 55 से अपन को कहाँ पे आगे रुकना है 40,000 रुपये, तो कितना घटाया अपन ने 15,000 रुपये, तो ये घटाने वाला मूल्य तो स्टॉक 15,000, ठीक है। तो ये तो होगा तक बढ़ाइए तक घटाइए, जितना कहेगा उतना डिफरेंस दिया जाएगा कि अभी कितना दिया हुआ है, ठीक है। और हमें कहाँ तक पहुँचना है या कहाँ तक नीचे आना है, तो उसका डिफरेंस अमाउंट जो भी अंतर की राशि है वो यहाँ लिखी है। फिर आता है से बढ़ाइए या से घटाइए, तो जितना वो कहता है बस वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। जैसे कहते हैं स्टॉक का मूल्य 5,000 से बढ़ाइए, तो 5,000 से बढ़ाने का मतलब 5,000 रुपये ही बढ़ाने, तो अभी 55,000 है, 5,000 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे 60,000 हो जाएंगे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन खाते में अपन 5,000 रुपये जितने बढ़ाने का कह रहा है ना, जितने बढ़ाने के लिए कह रहा है बस वो लिखे जाएंगे 5,000, और जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तब वहाँ पे मूल्य लिखा हो जाएगा 60,000। जो नया मूल्य होगा ना बस वो नई बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। और से घटाइए, अगर कहते हैं स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपये से घटाइए, तो 2,000 कह रहा है तो 2,000 ही लिखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये सब ध्यान रखना है, से कम से अधिक तक बढ़ाइए तक घटाइए, से बढ़ाइए से घटाइए, क्लियर। तो बच्चों ये था हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन के अंदर कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पूछ लेते हैं पुनर्मूल्यांकन की, तो उस पुनर्मूल्यांकन की जनरल एंट्री क्या होती है ये आप ध्यान रखें, बहुत सिंपल सी है। देखो कि जैसे ये बाई वाली साइड है तो जनरल एंट्री से खाता बनता है, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होती है, तो यहाँ पे जैसे कि ये पहला लेते हैं संपत्ति में वृद्धि वाली, तो इसकी एंट्री क्या है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी एंट्री क्या है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लो कि भाई फर्नीचर का मूल्य बढ़ा तो एंट्री क्या हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीन का मूल्य बढ़ा मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बाई का मतलब क्या होता है डेबिट होता है ना, बाई का मतलब क्या होता है डेबिट होता है, तो यहाँ पे बाई का मतलब डेबिट में लिखना है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन खाता, रिवैल्यूएशन खाते को क्या करना है क्रेडिट करना है, और यहाँ रिवैल्यूएशन खाता क्या करना है डेबिट क्रेडिट। इन सब जगह रिवैल्यूएशन क्रेडिट और इन सब में रिवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है। तो संपत्ति बढ़ी तो संपत्ति बढ़ने पर क्या एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है। इसी प्रकार अगर संपत्ति घटेगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बस एसेट्स में उसका नाम लिखना है जो भी एसेट्स घटी या बड़ी और अंतर की राशि जो भी जितना भी बड़ा मूल्य है घटाने का। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज में अगर तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन खाता क्या होगा डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डे लाइबिलिटीज या प्रोविजन, टू सन्डे लाइबिलिटीज और प्रोविजन, ठीक है बच्चों। फिर आता है लाइबिलिटीज घटने पर तो रिवैल्यूएशन खाता क्या होगा क्रेडिट, तो ये डेबिट करेंगे सन्डे लाइबिलिटी या प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्लियर। फिर इसी तरह से अनरिवॉर्डेड लाइबिलिटीज जब कोई आती है पुस्तकों में जो दर्ज नहीं की गई संपत्तियां और दायित्व तो उसके लिए लाइबिलिटीज है,
तो ये डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और एसेट्स अगर है अनरिकॉर्डेड तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जनरल एंट्री इसकी भी हो गई। और लास्ट में जनरल एंट्री होती है इसकी पुनर्मूल्यांकन के लाभ अथवा हानि को बांटने की। लाभ होगा तो 2 में बट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो बाई वाली साइड में बट रहा है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, तो ये रिवैल्यूएशन खाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको जो है वो जो मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक तो ये शब्द थे से कम से अधिक परसेंटेज में, तक बढ़ाइए तक घटाइए, से बढ़ाइए तक बढ़ाइए, से बढ़ाइए से घटाइए, है ना, ये शब्द थे 6। इसके अलावा एक जो है ना वो है आपका प्रोविजन। क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था PDDT, प्रोविजन फॉर डेट एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये किस पर बनता है? देनदारों पर। किस पर बनता है? देनदारों के ऊपर बनता है। ठीक है। अब प्रश्न क्या होगा कि जैसे अपन को डेटर्स दिए हुए हैं, ये बैलेंस शीट के अंदर अपन को जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये डेटर्स दे रखे हैं 50,000 और प्रोविजन बनाया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है लेस प्रोविजन। अब प्रोविजन जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 500, कितना दिया हुआ है? 500 रुपये। ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अब ये तो है बैलेंस शीट में दिया हुआ, अब अतिरिक्त सूचना में कहते हुए कि भाई देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन 500 रुपये से बढ़ाइए, तो प्रोविजन जैसा कि इसने क्या कहा 500 रुपये से बढ़ाइए, तो से बढ़ाने का मतलब वही लिखना है। तो जब प्रोविजन बढ़ेगा तो कितने लिखेंगे? 2 में, तो 2 PDDT 500 रुपये। ठीक है। और जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले तो 500 ये बना हुआ ही है ना, 500 बढ़ाना है तो टोटल कितना हो गया? 1000। तो जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे उस समय इस 500 की जगह कितने लिखे जाएंगे? 1000 रुपये माइनस किए जाएंगे देनदारों में से। ठीक है, क्योंकि उसने बढ़ाने का क्या दिया। इसी टाइप से कभी कभी वो परसेंटेज में दे देगा कि देनदारों पर डूबत ऋण के लिए 5% का आयोजन करना है। कितना आयोजन करना है? 5%। तो ये जैसे कि 50,000 दिए हुए, इस 50,000 का जब मैं 5% करूँ अगर, तो 5% 5 बने 25, यानी 2500 रुपये होगा। कितना होगा? 2500। तो पहले बना हुआ कितना है? 500 रुपये, जबकि बनाना कितना है? 2500। तो 500 से अपन को 2500 पे जाना है, तो कितने रुपए बढ़ गए? 2000 रुपये। तो यहाँ पे 2000 रुपये बढ़ गए, 2000 रुपये। और अगर घट जाता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोविजन बनाया हुआ है 3000, कितना बनाया हुआ है? 3000, और वो कहता है 5% आयोजन करना है, तो 5% आयोजन का मतलब 2000 होता है, जबकि आपने पहले से कितना बना रखा है? 3000। 500 रुपये क्या करते हैं? कम करना है। तो जब प्रोविजन बढ़ेगा तो बाई PDDT 500। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा? लाभ। क्लियर बच्चों? आगे समझते हैं। तो ये हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा इस तरह से, बस जिसकी अतिरिक्त सूचना होगी उसको पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखा जाएगा। क्लियर? तो अब चलते हैं अपन अपने नए टॉपिक की तरफ। अपना और दूसरा नया टॉपिक जो है वो है अवितरित लाभ और हानियों का समायोजन। या चलिए बच्चों, मैं इसका रिवैल्यूएशन खाता जो है ना, इसका एक और भाई है। ठीक है, एक और भाई है इसका स्मरणनाथ पुनर्मूल्यांकन खाता। स्मरणनाथ पुनर्मूल्यांकन खाता। स्मरणनाथ पुनर्मूल्यांकन खाता। स्मरणनाथ पुनर्मूल्यांकन खाते को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? ध्यान से सुनना कि जब
विद्यमान साझेदार यानी पुराने साझेदार, जब विद्यमान साझेदार फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन पुराने मूल्य पर ही करना चाहिए, यानी कि उनको पुस्तकों में पुराने मूल्य पर ही दिखाने के लिए सहमत होते हैं, तो उस कंडीशन में जो खाता बनाया जाता है उसे स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। भाई जो विद्यमान साझेदार है वो विद्यमान साझेदार जब संपत्तियों और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन के बाद में भी जब उनका पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्ज नहीं करके वापस उसी मूल्य पर दर्ज करना चाहिए, तो इसको कहते हैं स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है बच्चों, यानी जो संपत्ति जितनी की थी वापस नए वाले में भी उतने ही लिखो, वापस उस पर ही लिखो, लेकिन इस कंडीशन में जो खाता बनेगा वो स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा, यानी रिवॉल्यूशन तो हो गई है ना, लेकिन उसको पुस्तकों में वापस दर्ज नहीं करेंगे, उनको कैपिटल खाते से एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अपन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक हेडिंग चेंज करनी है। ये जो रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है इसको करना है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। इस मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर सेम उसी टाइप से लिखेंगे, संपत्ति बढ़ने पर इधर, घटने पर इधर, दायित्व बढ़ने पर इधर, घटने पर इधर, जिन जिन संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि ये जो अपन लास्ट में लाभ अथवा हानि को बांटते हैं ये अभी बंटवारा नहीं करना है। कैसे करना है इसको, तो देखिए संपत्तियों और दायित्वों को ठीक उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसा कि अपन ने पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखा था। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, संपत्ति और दायित्व को यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद, लिखने के बाद जो भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस है उसको निकाल लेना है। प्रॉफिट होगा तो 2 वाली साइड में आएगा, 2 प्रॉफिट ये लिखेंगे, लॉस होगा तो बाय लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। अब आगे की प्रक्रिया क्या है वो ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हमने टोटल कर दी, यहाँ पे इसमें टोटल कर दी, ठीक है। इस प्रॉफिट को एक बार पुराने साझेदारों को इसी साइड में बांटना है, पुराने साझेदारों को। देखिए एक बार टोटल कर दी, टोटल करने के बाद यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे पुराने वाले, जैसे ए और बी है, ए और बी लिखा जाएगा। ये प्रॉफिट वाले बता रहे हैं, तो प्रॉफिट का वापस इसी साइड में बांट दो, ये अमाउंट आ गया। अब देखिए कि ये साइड और ये साइड बराबर करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पे जो है नए साझेदार को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो जब इंक्लूड करेंगे तो होगा ए बी सी, ए बी सी तीनों जगह हो जाएंगे और ये अमाउंट आ जाएगा। फिर जोड़ करेंगे तो दोनों साइड की बराबर आ जाएगी। जोड़, ये जोड़ है वही यहाँ लिखनी है, जो ये है वही यहाँ लिखनी है, ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो मेमोरेंडम के अंदर क्या करना है कि करना होगा सब अकाउंटिंग है कि संपत्तियां बढ़ना घटना सेम टू सेम रिकॉर्ड करनी है। बस जो प्रॉफिट निकलेगा उसको पहले बांटना नहीं है, पहले उसको या तो प्रॉफिट लिखना है या लॉस लिखना है। अब बांटना है, तो बांटना में एक अलग भाग करना है, उसको क्या करना है, एक अलग पार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाते का इसका विस्तार है आगे का, तो वैसे यहाँ पर ये जो है ये इसको विस्तार कहते हैं बोले इसका, ठीक है। तो आगे विस्तार कर देना, आगे क्या कर देना है, विस्तार कर देना। अब विस्तार करते समय अपन इसके अंदर क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले जो है इसमें लाभ की एंट्री करेंगे। लाभ की एंट्री जैसे ये लाभ हुआ तो लाभ इधर ही लिखा जाएगा, इसकी वापस उल्टी एंट्री करेंगे। अब उल्टी एंट्री का मतलब है जैसे ये एंट्री मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उल्टी एंट्री का मतलब हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2
पार्टनर्स कैपिटल लेटर लेवी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब ये जो करेंगे ना, जैसे प्रॉफिट जिस साइड में भी प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाली चीज रहेगी। पहली बार जो करेंगे ना वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे इस साइड में, लॉस है तो इस साइड में। एक बार उसको जिस साइड में भी है वो किसको बांटना है, पुराने साझेदारों, पुराने अनुपात में। और फिर वापस जो उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, उल्टी एंट्री, वो उल्टी एंट्री हमेशा होगी नए अनुपात में सारे साझेदारों को मिला कर। जैसा कि ये मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो अपन ने प्रॉफिट ये यहाँ पे बांट दिया, ये होगा पुराने अनुपात में। और फिर इसकी उल्टी एंट्री बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो ये जो एंट्री होगी ये किस अनुपात में होगी, नए अनुपात में। और मान लो कि लॉस था, प्रॉफिट नहीं हो के लॉस है, तो लॉस पहले इधर बटेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। फिर इसकी रिवर्स एंट्री इधर करेंगे, वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से अनुपात में, नए अनुपात। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा आज का रिवैल्यूएशन खाता और स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, रिवैल्यूएशन खाता एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आप इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जो भी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें रिवैल्यूएशन जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको पढ़ो एक बार, सिर्फ रिवैल्यूएशन खाते के कि भाई रिवैल्यूएशन जो दिया हुआ वो किस टाइप से दिया हुआ है, कैसे किया गया। बाकी तो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो बच गया आप अवैतनिक लाभ अथवा आने का समायोजन वो अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।